किसी और आईपी के साथ लिंक है, ये आप ऐसा फेक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो ऑलरेडी किसी के साथ लिंक है ऐसा डालने की वहां पर कोशिश करेंगे तो एक ओटीपी आएगा उस नंबर पर, जिसकी वेरिफिकेशन के बाद ही वो मोबाइल नंबर ऐड किया जा सकता है। साथ ही साथ बैंक डिटेल में भी यही चीज का ध्यान रखना होगा। बैंक डिटेल अगर ऑलरेडी किसी और आईपी के साथ लिंक है तो बैंक डिटेल ऐड होगी नहीं, और बैंक डिटेल में तो एक स्टेप और जाके वेरिफिकेशन करना होगा। आपको एम्प्लॉय का कैंसल्ड चेक या फिर उसके पासबुक की कॉपी जिसमें उसका नाम, उसका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक की ब्रांच और आईएफएससी कोड क्लियरली मेंशन्ड हो, उसको एम्प्लॉयर के साइन और सिग्नेचर के साथ अपलोड करना होगा। इसके बिना बैंक भी वेरीफाई नहीं होगा। ये प्रक्रिया ना सिर्फ नए एम्प्लॉयज के लिए करनी है बल्कि पुराने एम्प्लॉयज के लिए भी उनकी डिटेल अपडेट करनी है, मोबाइल नंबर और बैंक। इसमें एक छोटी सी सुविधा ये है कि अगर आपकी डिटेल अपडेट नहीं है और आप ब्रांच ऑफिस विजिट करते हो एज एम्प्लॉय, तो वहां पर जो मैनेजर है उनके साइन के साथ आपका कैंसल चेक की कॉपी या पासबुक की कॉपी अपलोड करके आपकी बैंक डिटेल अपडेट की जा सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये सही ब्रांच मैनेजर इसमें साइन करने में तो डेफिनेटली आनाकानी करेंगे। अब नुकसान की बात यह है कि 1 जुलाई 2020 से एम्प्लॉय के सारे कैश बेनिफिट या रीइंबर्समेंट रोक दिए जाएंगे जब तक कि उनका मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल अपलोड नहीं होगा। इससे एम्प्लॉय को काफी लंबा वेट करना पड़ सकता है, एटलीस्ट फॉर नाउ, अपने बेनिफिट और क्लेम लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं ईएसआई पोर्टल की तरफ और देखते हैं ईएसआई में एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस नए प्रोसेस के माध्यम से। तो आपको विजिट करनी है ईएसआईसी की वेबसाइट esic.in, लॉगिन पर क्लिक कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर डुप्लीकेट आईपी के लिए मैसेज आ रहा होगा कि अगर जिस व्यक्ति को आप रजिस्टर कर रहे हैं उसके पास पहले से ईएसआई का आईपी नंबर है तो आप उसको यूज करते हुए रजिस्टर करिए। अगर आप नया नंबर ले लेंगे तो उसके जो पहले से बेनिफिट चले आ रहे थे पिछले नंबर पे वो सारे के सारे लैप्स हो जाएंगे। सेकंड यहाँ पर आ रहा है कि एम्प्लॉय को 10 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर कर देना है, और थर्ड यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ आपको जो भी कंट्रीब्यूशन पीरियड है उसके 42 दिन खत्म होने के अंदर अंदर पेमेंट कर देना है। फॉर एग्जांपल मार्च तक का जो पेमेंट है वो 12 मई तक कर देना है। अब ये जो नया रामायण आई है वो ये रही। यहाँ पे लिखा है कि भाई इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल ऑफ आईपी मैंडेटरी हो गई रजिस्टर करना। इसके अलावा जो पुराने जितने भी एम्प्लॉय रजिस्टर्ड है ऑलरेडी उनके भी अपडेट करने हैं मोबाइल नंबर या रेक्टिफाई करने हैं और उनकी बैंक डिटेल्स भी अपडेट करनी है। और अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी पाई गई या नहीं किया गया तो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाएगा एम्प्लॉयर के खिलाफ। तो एग्री करने के बाद ही आगे बढ़ रहे हैं, यानी एग्रीमेंट साइन कराया जा रहा है आपसे। अब यहाँ पर 3 नए ऑप्शन आ रहे हैं, तीनों ऑप्शन एक एक करके चेक करते हैं। रिवर्स ऑर्डर में शुरू करते हैं। सबसे पहले मोबाइल नंबर और अपडेट करने वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी व्यक्तियों के इस पर्टिकुलर कंपनी में मोबाइल नंबर अपडेटेड ही नहीं है वो यहाँ पर लिस्ट दिख जाएगी। यहाँ पर क्लिक करके आप मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करिए, वैलिडेट हो जाएगा और उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। तो चूंकि ऑलरेडी पहले से अपडेटेड नहीं था तो यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक भी नाम नहीं आ रहा है। इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर मोबाइल नंबर पहले से लिंक होगा किसी और मोबाइल नंबर के साथ तो इस वाले मोबाइल को वैलिडेट करने के लिए ओटीपी आएगा। ये ओटीपी केवल 3 बार भेजा जाएगा, 20 मिनट तक वैलिड रहेगा और वो ओटीपी अपडेट करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। अगर वो मोबाइल नंबर पहले से किसी आईपी के साथ लिंक नहीं है तो यहाँ पे अपडेट करते ही अपडेट हो जाएगा। फिर इस लिंक को यूज करते हुए आप पुराने आईपीस का डिटेल अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आईपीस हमारी कंपनी में वो सारे के सारे विजिबल हो जाएंगे। मान लीजिए हम इस फर्स्ट एम्प्लॉय को अपडेट करना चाहते हैं तो मैं इस पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करूंगा। ये सारी डिटेल यहाँ पर खुल गई है। इसमें अगर पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल जो भी अपडेट करना है वो किया जा सकता है। अगर एम्प्लॉय की बैंक डिटेल अपडेट करनी तो लास्ट में बैंक डिटेल पर जाइए, यहाँ पर इस एम्प्लॉय का आईएफएससी कोड डालिए बैंक का और सर्च पर क्लिक करिए तो बाकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी और केवल अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, एमआईसीआर कोड डालना पड़ेगा जो कि ऑप्शनल है। और यहाँ पर जो बैंक की पासबुक है या फिर कैंसिल चेक की कॉपी है उसको अपलोड किया जाएगा और अपलोड करते समय ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयर का सील और सिग्नेचर वहां पर जरूर होना चाहिए। यहाँ ड्रॉप डाउन से आप अकाउंट टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नया आईपी ऐड करने के लिए आप रजिस्टर न्यू आईपी पर क्लिक करिए। यहाँ पर अगर पहले से कोई इंश्योरेंस नंबर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पर फिल किया जा सकता है और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डाली जा सकती है। इसमें आप एक चीज का ध्यान रखिए, अगेन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 10 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं हो सकती। लेकिन अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, पहले से कोई आईपी नंबर नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिए। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, वैलिडेट मोबाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। और अगर ये वैलिड मोबाइल नंबर किसी के साथ लिंक नहीं होगा पहले से तो आगे कंटिन्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस ऑप्शन में मैं आपको बस फील्ड्स बता देता हूँ
यहाँ तक अगर ये वाली फील्ड है, अगर एम्प्लॉय डिसेबल है तो उसकी डिटेल यहाँ पर भरी जा सकती है। ये इसलिए भरना जरूरी है कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो डिडक्शन है वो 25,000 तक होगा। तो डिसेबलमेंट की डिटेल और यहाँ पर डिसेबलमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड किया जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर फादर नेम, मैरिटल स्टेटस, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल किया जा सकता है। परमानेंट एड्रेस के साथ यहाँ पर ड्रॉप डाउन से आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और मोबाइल नंबर आप देखेंगे जो आपने फर्स्ट स्क्रीन पर भरा है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एडिशनली ईमेल आईडी फिल किया जा सकता है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। फिर आप अगर इस ऑप्शन को टिक करेंगे तो ऊपर जो भी डिटेल भरी है वो यहाँ पर नीचे अपडेट हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप ऑप्शन को यूज करते हुए उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और उसके उस डिस्ट्रिक्ट की कौन सी डिस्पेंसरी उस आईपी के लिए चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अगर किसी और ही डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, कहीं और ही रह रहे हैं, उनके लिए अगर कोई अलग डिस्पेंसरी चाहिए तो आप यहाँ पे उनके हिसाब से अलग डिस्पेंसरी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल में बाकी कुछ भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपको फिल करना है। और अगेन इसमें ध्यान रखना है कि डेट 10 दिन से पुरानी होगी तो डिक्लेरेशन फॉर्म एक्सेट्रा भरना पड़ेगा। बाकी सारी डिटेल यहाँ पर प्री फिल्ड आ जाएगी। लास्ट में आपको यहाँ पर 3 इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डिटेल ऑफ नॉमिनी, यहाँ पर आप क्लिक करके नॉमिनी की डिटेल फिल कर सकते हैं। फिर आपको मिलेगा फैमिली पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आप जाकर जो भी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है उनकी डिटेल ऐड कर सकते हैं, तो इन सभी को इलाज मिलेगा ईएसआईसी के थ्रू। और लास्ट वाले पॉइंट में आप जो नया ऑप्शन आया है उसमें बैंक डिटेल अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक पर क्लिक करेंगे और सिमिलर सा ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ पर आपको अगेन आईएफएससी कोड डालना है। आईएफएससी कोड डाल के सर्च करना है तो बाकी सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। सिर्फ अकाउंट नंबर और MICR कोड और अकाउंट टाइप फिल करके आप यहाँ पर पासबुक की कॉपी या फिर कैंसिल चेक की कॉपी अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म को टिक करना है और डिक्लेरेशन फॉर्म टिक करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो आप न्यू रजिस्टर कर रहे हैं उसका आईपी जनरेट हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी प्रोसेस है एक एम्प्लॉय को ऐड करने का ईएसआईसी में। अब इसमें जो 2 मेजर चैलेंजेस हैं जो सारे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर फेस करने वाले वो मैं आपको बताता हूँ। पहला चैलेंज है एम्प्लॉयर के पास। इस समय एक एम्प्लॉय को ईएसआई में रजिस्ट्रेशन करने में बहुत समय लगता है, 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है। ऐसे में अगर खूब सारे एम्प्लॉय एक समय कंपनी में ऐड होने हो तो उसमें कंप्लायंस पर्सन के लिए बर्डन काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले ही प्रोसेस बड़ा लंबा था, बल्क अपलोड की सुविधा नहीं थी और अब कैंसिल चेक भी अपलोड करना है जिसमें एम्प्लॉयर का सील साइन हो, मोबाइल नंबर को भी वैलिडेट करना है। ये सारी चीजें करने में एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है, स्पेशली ऐसे समय में जब लॉकडाउन जस्ट खत्म हुआ है और कंपनी द फ्रेश हायरिंग कर रही है। बहुत लंबा प्रोसेस कंप्लायंस प्रोफेशनल को HR को अब करना पड़ेगा। सेकंड जो बुरी खबर एम्प्लॉयज के लिए मुझे लगती है कि कई सारे माइग्रेंट वर्कर एक हिस्से से दूसरे हिस्से इस देश में अभी ट्रेवल कर रहे हैं और उनके पास कई बार तो बैंक डिटेल होती ही नहीं है, और अगर मान लीजिए बैंक डिटेल होती भी है तो उसमें ज्यादातर के पास कैंसिल चेक या फिर पासबुक की कॉपी रेडीली अवेलेबल नहीं रहती। ऐसे में उन एम्प्लॉयज को हायर करना कंपनीज के लिए एक सिरदर्द बन जाएगा, क्योंकि अब उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। पहले इसमें 10 दिन का टाइम लिमिट थी और जब तक एम्प्लॉय अपनी पासबुक वगैरह अरेंज करेगा 10 दिन का समय तो तुरंत बीत जाता है। इससे मुझे लगता है कि एम्प्लॉयज का भी इन शॉर्ट टर्म काफी नुकसान होने वाला है। ईएसआई पोर्टल पर एक और अपडेट ये भी आ रहा है कि अगर 2 महीने के अंदर सारे एम्प्लॉयज के मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल अपडेट नहीं किए तो चालान भी नहीं बनाने दिया जाएगा, जो मुझे लगता है सरासर तानाशाही है। तो उम्मीद करता हूं थोड़ा सेंस प्रिवेल हो ईएसआई के ऑफिसर्स में जिन्होंने ये स्कीम डिजाइन की है और होपफुली ये 2 महीने की स्कीम को आगे बढ़ाकर कम से कम 6 महीने का किया जाए, क्योंकि वो जान